हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अ, हम लोगों ने कल लीस्ट काउंट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमने आपको बताया था, उसमें कुछ बातें हमने बताई थी। और फिर हमने कहा था कि जो हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। दो ये जो डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर्स। तो इसमें जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी उनको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप इसकी लैंग्वेज को अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मेन ये होता है कि इसके डायग्राम को याद रखना और उसकी लैंग्वेज को पकड़ना। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, ठीक है, वो 3-4 लाइन से ज्यादा का नहीं होता है। मतलब कैलकुलेशन उसका 3-4 लाइन में होता है। हालांकि हम सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बट अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो 3-4 लाइन बहुत ज्यादा है, बस उसी में ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा लिखा हो, और क्वेश्चन इसके नॉर्मली बड़े बड़े लिखे होते हैं। रीजन क्या है कि पूरे इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो ये बात आप सोच रहे होंगे ये बात सर क्यों बता रहे हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो आपको यहां पर लगता है कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या होगा, इसको छोड़ो। ठीक है, तो आपको अगर वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज का क्वेश्चन मिल जाए तो छोड़ना नहीं, वो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो हम सारी चीजें आपको बता देंगे और उतना समझने के बाद आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप 100% उसको कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यहां से स्टार्ट करते हैं जो हमने आपको बताया था लास्ट टर्न पे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, जिसमें दो दो स्केल्स होती हैं, एक मेन स्केल होती है और दूसरी वर्नियर स्केल होती है। और ऐसे यहां पर भी मेन स्केल और सर्कुलर या फिर हेड स्केल होती है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज बता दूं बच्चों कि थोड़ा सा मेरा आज मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, तो हम कमेंट आपके नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डाल देना कमेंट। ठीक है, हम बाद में देख लेंगे, तो उसको अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि हम मेन जो हमारा टॉपिक है आज का वो है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हम निकालेंगे। लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट, मतलब लीस्ट काउंट बोलते हैं या उसको हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। और इसे डिजाइन किसने किया था? डिजाइन्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि जैसे ये वर्नियर कैलिपर्स हैं, ठीक है, तो चलिए वर्नियर तो आपको समझ में आ गया होगा। वर्नियर का मतलब पियरे वर्नियर का जो ये वर्नियर है वही ले लिया गया। लेकिन ये कैलिपर्स का क्या मतलब होता है? कैलिपर्स का क्या मतलब होता है? तो कैलिपर्स का एक्चुअल में मतलब ये होता है, जो जैसे कैलिपर्स का जो मेन मीनिंग है वो होता है नली का व्यास। ठीक है, मतलब डायमीटर ऑफ अ पाइप। तो एक्चुअल में इसी को मेजर करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, उसी के लिए डिजाइन किया गया था। तो इसीलिए उस टर्म का यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्नियर है ये यहाँ से लिया गया, और कैलिपर्स का मतलब आपको बता दिया डायमीटर ऑफ अ पाइप। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे कोई भी चीज मेजर करते हैं तो उसमें कई चीजें होती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर कोई भी इस तरह से पाइप है तो उसका जो डायमीटर है उसको मेजर करें, इंटरनल डायमीटर अंदर का या एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, तो ये टर्म वहीं से एक्चुअल में उठाया गया था। ठीक है, बाकी उसका और कोई मतलब है नहीं। बाकी सिर्फ हम डायमीटर ही नहीं मेजर करते हैं पाइप का, बहुत सारी चीजें हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट पर हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे हमें थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझना है। और देखो एक चीज हम आपको और बता दें कि असाइनमेंट में डायग्राम्स बने हुए हैं, बट आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। यहां पर इसलिए डायग्राम बना दिए गए हैं जिससे कि आप मतलब जैसे बोर्ड से बनाएंगे तो टाइम भी सोचो कितना लगेगा। ठीक है, और यहां से टाइम उतना लगेगा तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप यहां पर ध्यान से समझ लो, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, डायग्राम एकदम रटा होना चाहिए, अदरवाइज आप लैंग्वेज कैच नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, ये पूरा वर्नियर कैलिपर्स का एक डायग्राम दिखा दिया गया है, जिसमें ये जो यहां पर है इनको हम लोग बोलते, जैसे ये पहले यहां से देखें, ये जो स्केल है इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, मतलब ये वाली जो स्केल है, ये वाली स्केल, इसको हम लोग मेन स्केल बोलते हैं जो यहां पर लगी है। और ये जो इधर से ऐसे ये दिखाया गया पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यहां पर थोड़ा सा लाइट है डायग्राम तो मैं ऐसे बना देता हूं कि ये वाला जो इतना पार्ट है,
इसे हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, जो हमने रेड से यहां पर मार्क कर दिया, तो ये वर्नियर स्केल हो गई और ये हो गई मेन स्केल। अब इसमें देखो ये क्या होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं जॉज। जैसे ये भी जॉ है और ये भी जॉ है, तो इन जॉज में हम लोग बीच में यहां पर ऑब्जेक्ट लगाते हैं जिसको हमें मेजर करना होता है। ठीक है, यहां पर इन दोनों की क्या जरूरत है, जैसे आप सोच रहे हैं ये भी है और ये भी है, तो जब दोनों जॉज हैं तो ये दो की क्यों क्या जरूरत है, तो वो अभी हम आपको समझाएंगे। ऐसे ये जो यहां पर है, ये मेटेलिक स्ट्रिप यहां पर है, मेटेलिक स्ट्रिप फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वेसल्स। ठीक है, मतलब जैसे डेप्थ जो वेसल वगैरह होते हैं, या जैसे कैप है उसकी गहराई अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए यहां पर मेटेलिक स्ट्रिप यूज की जाती है। अब आप यहां पर एक बात देखो कि जैसे ये जो यहां पर पूरा डायग्राम दिखाया गया है, इसमें इन अलग अलग चीजों का यूज क्या है, तो अब इसमें तो हम इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम आपको रियल इंस्ट्रूमेंट से चीजें समझाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे ये एक कैप है, ठीक है यहां पर, तो इस कैप में आपको मेजर करना है इंटरनल, मतलब अंदर का जो डायमीटर है, और जो ये बाहर का डायमीटर है इसको मेजर करना है, और साथ ही साथ आपको इसकी गहराई भी मेजर करनी है। ठीक है, तो आप जरा यहां पर देखो इस वर्नियर कैलिपर्स को। वर्नियर कैलिपर्स में यहां पर आप देखेंगे कि दो पार्ट हैं, ये मेन स्केल वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है, और ये वर्नियर स्केल हो गई, मतलब ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल हो गई, और ये यहां पर स्ट्रिप है, ये मेटेलिक स्ट्रिप। तो ये जो मेटेलिक स्ट्रिप होती है ये इसी वर्नियर स्केल से जुड़ी होती है। ठीक है, मतलब ये जो वर्नियर स्केल है इसी से इसको जोड़ दिया जाता है। तो जब आप इस वर्नियर स्केल को आगे पीछे बढ़ाते हैं तो ये मेटेलिक स्ट्रिप जो है ये भी आगे पीछे बढ़ती है। आप देखो जरा पीछे से दिखाते हैं। ठीक है, आप देखो ये स्ट्रिप यहां पर ये जुड़ी हुई है यहां से, तो जब आप इसे आगे करते हैं तो ये देखो अंदर चली गई, और जब इसे पीछे की तरफ यहां पर जो है ले जाते हैं तो यहां पर क्या है, ये बाहर की तरफ निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये मेटेलिक स्ट्रिप इस वर्नियर से जुड़ी हुई है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम इनका यूज क्या करते हैं, जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि ये जो कैप है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें मेजर करनी और गहराई भी नापनी है। तो अगर आपको बाहर का डायमीटर मेजर करना है तो इसे हम यहां पर फिट करते हैं नीचे, ऐसे इसको यहां पर हमने फिट कर दिया, और इसके बाद हम यहां से इसकी रीडिंग्स वगैरह मेजर कर लेते हैं। ठीक है, वो मेजरमेंट कैसे करते हैं वो अभी हम बाद में सिखाएंगे आपको। ठीक, तो यहां से इसका बाहर का मेजरमेंट करना है तो यहां लगा दिया, लेकिन अगर आपको इसी को अंदर से मेजर करना, मतलब इसका इंटरनल डायमीटर, तो आप कहां लगाएंगे, तो आप इसको ऊपर लगाएंगे और इसे ऐसे टाइट कर दिया गया। ठीक है, तो टाइट करने के बाद ये जहां पर रीडिंग वगैरह जो भी है उसको जैसे हम लोग लेते हैं वैसे यहां पर ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये इंटरनल डायमीटर मेजर कर रहा है, अंदर का मेजर कर रहा है, और नीचे वाला क्या मेजर कर रहा था, बाहर का। चलिए दो चीजें तो हो गई, लेकिन अगर आपसे कहा गया इसकी गहराई भी नापो तो वो कैसे मेजर करेंगे, तो उसी के लिए ये स्ट्रिप है। ठीक है, तो इसे यहां पर ऐसे रख दिया जाता है और इसे यहां पर बिल्कुल इसी में सेट कर दिया जाता है, मतलब इसकी ये जो धारी है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है ये इसकी एज पर आ जाए और स्ट्रिप जो है वो इसके बॉटम को टच करे जाकर। ठीक है, ऐसे। तो आप यहां पर इसे नीचे बढ़ाएंगे, अब ये यहां पर पूरा बॉटम में यहां पर टच कर गई। ठीक है, पूरा बॉटम में, और ये जो यहां पर है हल्का सा इसे ऊपर करते हैं। ठीक है, ये तो ये वाली जो एज है वो इसकी एज पर आ गई, और जो ये स्ट्रिप है ये इसके बॉटम पर चली गई। ठीक है, तो अब आप यहां से जब इसकी रीडिंग लेंगे, जो यहां से रीडिंग मेजर करेंगे, ठीक है, तो वो ये रीडिंग आ जाएगी इस स्ट्रिप की, और वही क्या है, इस कैप की डेप्थ हो जाएगी। बात क्लियर हो गई, तो पूरा इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इन तीनों का यहां पर क्या रोल है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। डायग्राम की आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आपको क्वेश्चंस पकड़ने में। ठीक, इसमें जो ये मेन स्केल होती है ये नॉर्मली जो मीटर स्केल होती वही लगा देते हैं, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी तरह के बनाए जा सकते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल स्केल में क्या होता है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, और एक पार्ट जो यहां पर होता है वो एक पार्ट किसे रिप्रेजेंट करता है, 1 मिलीमीटर को। ठीक है, ये जो वर्नियर स्केल है इसमें जो ये डिविजन्स बने हैं, जैसे यहां पर 0 से 10 तक दिखाए गए, तो इसमें 10 पार्ट बना दिए गए। तो ये जो 10 पार्ट यहां पर बने हैं, तो ये वर्नियर के टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हो गए ऑन वर्नियर स्केल।
तो देखो यहां पर जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये जो मेन स्केल है इसका एक डिवीजन, ठीक है, मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो यहां पर इतना, ठीक है, मेन स्केल का एक डिवीजन, तो उसे हमने यहां पर बोल दिया एक्स। क्या कह दिया? एक्स। और जो ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन है, ठीक है, उसे हमने यहां पर कह दिया वाई। तो अब आप यहां पर सोचें जरा, ठीक है, कि ये मेन स्केल एक्स मेजर करता है या वाई मेजर करता है? तो कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन का आंसर आता है कि भाई ये एक्स मेजर करता है, कुछ लोगों के दिमाग में आता है ये वाई मेजर करता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखें तो आप अगर ये सोचो कि ये एक्स मेजर करता तो हमें ये वाई वाली स्केल की जरूरत ही क्या थी, और अगर ये वाई मेजर करता तो हमें एक्स की क्या जरूरत थी? इसका सीधा मतलब ये हो गया कि एक्स ना तो ये मेजर करेगा और ना ही ये वाई मेजर करेगा, तो फिर ये क्या मेजर करेगा? तो ये एक्चुअल में मेजर करता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्या मेजर करता है? एक्स माइनस वाई। और एक्स माइनस वाई जो है ये जो क्वांटिटी आती है ये इसका मिनिमम मेजरमेंट होता है। मतलब एक तरह से आप देखो इस पार्ट का और इस पार्ट के जो लंबाई होगी उसका डिफरेंस जो आएगा, दोनों पार्ट की लंबाई का जो अंतर आएगा वो डिफरेंस यहां पर ये मेजर करता है। मतलब इससे जो मिनिमम मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? एक्स माइनस वाई। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जितना हम मिनिमम मेजरमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट आपको समझ में आ गया, यहां पर क्या होगा? एक्स माइनस वाई के बराबर, इसी को हम लोग लीस्ट काउंट कहेंगे। और यहां पर आप देखो जो ये एक्स है ये यहां पर बोला जाता है 1 एमएसडी। एमएसडी का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन, और y जो है वो क्या है? वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू, तो इसको हम बोलते हैं 1 वीएसडी। ठीक है, मतलब एक वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है उसकी जो वैल्यू है, लेंथ है, दैट इज वीएसडी। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, जैसे हम लोग 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी बोल देंगे। ठीक है, इस पर अभी तक देखा जाए तो आपके नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस पर। ठीक है, मतलब इस तरह से लीस्ट काउंट नहीं निकलवाया गया। बट जो आईआईटी का एग्जाम होता है, जेई का जो एग्जाम होता है मेंस एडवांस, तो जेई में ये क्वेश्चन एक पूछा गया था जिसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज कराया गया था लीस्ट काउंट के लिए। तो हम लोग के यहां भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट हम लोग अभी आगे लिख लेंगे यहां पर। तो हम लोगों ने समझ लिया कि लीस्ट काउंट किसके बराबर हो जाएगा? एक्स माइनस वाई, दैट इज 1 एमएसटी माइनस 1 वीएसटी। तो हम यहां पर आगे लिख दे रहे हैं कि जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का, लीस्ट काउंट दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई। और जहां पर x का मतलब क्या है? x का मतलब है x इज इक्वल टू 1 एमएसडी, और एमएसडी का मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। और y का मतलब क्या है? 1 वीएसडी। ठीक है, दैट इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो 1 एमएसडी, 1 वीएसडी, 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट। ये एक्चुअल फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का। अब जरा देखते हैं यहां पर, जैसे आपने देखा होगा कि जो लीस्ट काउंट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक लैंग्वेज लिखी जाती है कि इतने डिवीजन से कॉन्साइड करते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पर देखो कि नॉर्मली जो ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है इसमें ये x और y जो डिवीजन की वैल्यू है, तो यहां पर जो x होता है वो लेस देन y होता है, सॉरी ग्रेटर देन। x ग्रेटर देन y, मतलब ये जो डिवीजन होते हैं ये बड़े होते हैं और जो नीचे के डिवीजन होते हैं वो छोटे होते हैं। देखो वैसे आईआईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ये उल्टा था। ठीक है, x लेस देन y था,
कि ऊपर के डिवीजन छोटे कर दिए, नीचे के बड़े कर दिए, तो वो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। मतलब वो एक क्वेश्चन बनाया गया था, तो उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग के लेवल में नहीं पूछे जाते नीट के लेवल में, तो इसलिए उस क्वेश्चन की हम बात नहीं करते। आपके लेवल में जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो उसमें x ग्रेटर देन y, और रियल इंस्ट्रूमेंट में भी यही होता है कि x ग्रेटर देन y होता है कि ऊपर का डिवीजन थोड़ा सा बड़ा होता है और नीचे का डिवीजन थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट एक था, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो यहां पर कि एक लीस्ट काउंट के जो वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपने एक लैंग्वेज देखी होगी, क्योंकि ये तो 9th-10th लेवल का टॉपिक है ना, तो 9th-10th में भी पढ़ाया जाता है, तो इसके चूंकि क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं इसलिए आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं हम। तो आप देखें यहां पर कि क्या लिखा है, इफ n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद m डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो ऐसी आपने एक लैंग्वेज देखी होगी कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, या फिर लिख दिया मेन स्केल के 8 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कभी 9 और 10 लिखा गया, कभी 8 और 10 लिख लिया गया, तो कुछ भी ऐसे डेटा लिखा जा सकता है। तो डिफरेंस पर अगर आप फोकस करो तो क्या है कि जब 9 और 10 देगा तो डिफरेंस 1 है, और जब 8 और 10 देगा तो डिफरेंस 2 का आ रहा है। मतलब वो जो डिवीजन्स कोइंसाइड कर रहे हैं उनके बीच का एक डिफरेंस आपको दिख रहा है, वो कभी 1 है तो कभी वो 2 के बराबर है, तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लैंग्वेज जो आती है इसका क्या मतलब है ये अभी हम लोग समझेंगे। इफ n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद m डिविजन्स ऑफ मेन स्केल देन, तो यहां पर जो फार्मूला आएगा लीस्ट काउंट का, वो फार्मूला क्या आएगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू दैट इज डी एक्स, डी इंटू एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला डी एक्स नहीं है, ये डी इंटू एक्स है, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये लीस्ट काउंट का यहां पर फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये जो फार्मूला ये आया कहां से, जैसे आपके दिमाग में आया ना, ये भाई ये फार्मूला कहां से आ गया, अभी तो ऊपर ये था, अब ये कहां से आ गया, तो ये फार्मूला कहां से आ गया, हमें ये चीज अभी समझ में आ जाएगी। हम इसका डेरिवेशन आपको अलग से कराएंगे, लेकिन डेरिवेशन करने के बावजूद भी आपको सीधे फॉर्मूले ही यूज करने हैं, क्योंकि आप अगर उसी चीज को डिराइव करके करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। कई लोग करने की कोशिश भी करते हैं, बट नीट में मेन प्रॉब्लम क्या है, टाइम की। ठीक है, तो अगर आपको टाइम वहां पर बचाना है तो आपको काफी कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी। तो फॉर्मूला कहां से आया वो हम आपको समझा देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो अलग अलग चीजें इनका मतलब क्या है, तो ये जो डी है उसका मतलब होता है कि जैसे उसने कहा n डिवीजन m डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, n किसके हैं, वर्नियर स्केल के, तो यहां पर हम लिखेंगे n माइनस m, मतलब डिफरेंस उसी का जो होता है उसी को हम यहां पर बोलते हैं d, डिफरेंस। ठीक है, और x क्या है वो ऊपर बता दिया गया, 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन, और n क्या है ये यहां पर हम लिख दे रहे हैं, n इज द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पर जो टोटल डिविजन्स होते हैं, जैसे आप पीछे डायग्राम देखो जरा, ये वर्नियर स्केल है तो इस पर टोटल डिवीजन कितने बने, 10। तो यहां पर अगर आपसे हम पूछें n की वैल्यू बताओ तो क्या कहेंगे आप, 10। तो यहां पर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो यहां 10 लिखा ही है सीधे सीधे, तो काउंट करने की जरूरत नहीं, 0 से लेकर 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो गए, 10 डिविजन्स यहां पर हो गए। ठीक है, तो हम लोग यहां पर आगे चलते हैं, n का मतलब समझ गए, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, क्लियर। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि जैसे ये तो हमने लिस्ट काउंट निकालना सीख लिया, लेकिन अब इसमें जो रीडिंग होती है वो रीडिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहां पर रीडिंग देखें तो हम रीडिंग जब निकालेंगे तब क्या फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग जो ऑब्जर्व रीडिंग होती है उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं O डॉट आर। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व रीडिंग O डॉट आर डॉट। ठीक है, तो इसे हम लोग यहां पर क्या लिखें जिससे कि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो बार बार हमें लिखना ना पड़े। तो ऑब्जर्व रीडिंग क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व रीडिंग का जो फॉर्मूला है वो होगा m प्लस c इंटू एल सी। ठीक है, LC का मतलब लीस्ट काउंट। ठीक है, तो m प्लस c इंटू एल सी, तो ये ऑब्जर्व रीडिंग का यहां पर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है।
यहां पर। अब इसमें आप ये भी देख लो कि ये जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो टर्म्स क्या हैं। तो टर्म्स जरा देखते हैं। जो एम है, एम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एम क्या है। एम इज द मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, एम इज द मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, अभी हम सबका मतलब भी समझाएंगे कि मेन स्केल रीडिंग एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। और सी क्या है? सी होता है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर। ठीक है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ किसका? वर्नियर का विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। हम लिख रहे हैं यहां पर कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल with any division of main scale। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। आप देखो किसका डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ढूंढना है आपको, वर्नियर का, मेन का नहीं। कुछ लोग मेन वाला काउंट करना शुरू कर देते हैं, वर्नियर का आपको देखना है। और कौन सा डिवीजन काउंट करना है? जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से, एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा हो। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों बातें होगी। और एलसी का मतलब हमें पता ही है, लीस्ट काउंट होता है। ठीक, तो अब जरा हम पीछे यहां पर आए और जरा समझें कि मेन स्केल रीडिंग का यहां पर मतलब क्या है। तो मेन स्केल रीडिंग एक्चुअल में जैसे मेन स्केल पर है तो इसी पर आपको रीड करना है। अब आपके सामने यहां पर प्रॉब्लम है कि यार मेन स्केल में हम 1 तक रीड करेंगे, 2 तक रीड करेंगे, या 1.5 रीड करेंगे, या 3 रीड करेंगे। भाई क्या रीड कर लें? 5 तक रीड कर डालेंगे। तो हम कहां तक रीड करें? तो हमें यहां पर यह देखना है मेन स्केल रीडिंग का मतलब है, आप यहां पर हम ऐसे मार्क कर दे रहे हैं कि जो ये जीरो आ रहा है वर्नियर का, ठीक है, इस वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में जितना कुछ है, क्या बोला हमने? वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में। जैसे स्केल पढ़ना तो सभी को आता है ना, पटरी पे जो रीडिंग हम लोग देखते हैं, जो घरों में यूज करते हैं मीटर स्केल। तो इस जीरो के इस साइड में जितनी ये रीडिंग है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एम। चाहे तो आप उसमें मार्क कर लेना, ठीक है, जो डायग्राम है तो उसमें यहां पर ऐसे बना के ऐसे मार्क कर लेना कि जीरो के लेफ्ट में जितना कुछ है वो मेन स्केल रीडिंग है। जैसे हम और आपको एग्जांपल के तौर पे यहां पर बना कर देते हैं। ठीक है, पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, ऐसे सिंपल से ऐसे बना रहे हैं हम। आप बस बताना, यहां पर देखना है आपको, समझना है एक बार। ठीक है, कि जैसे इस तरह से हमने यहां पर मेन स्केल बना दी, ठीक है, और नीचे हमने यहां पर बना दिया ये वर्नियर स्केल। ठीक है, ये वर्नियर स्केल हो गई, ये हो गई वर्नियर स्केल। तो जैसे अगर हमने यहां पर लिख दिया 7, ठीक, और उसके बाद हमने यहां पर ऐसे मार्क्स बना दिए 1 2 3 4 एंड 5, फिर 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया 8। अब मान लेते हैं जो जीरो है किसका? वर्नियर का, वो जीरो इस लोकेशन पर है, यहां पर। ठीक है, पीछे भी ऐसे निशान सब बने होंगे, तो सारी चीज बनाने की जरूरत नहीं, यहीं से समझ में आ जाएगा। तो ये जो यहां पर है, इसे आप जरा देखो तो यहां पर जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी? रीडिंग अगर आप देखो तो जीरो के लेफ्ट में, तो जीरो के लेफ्ट में जरा पढ़ो तो क्या पढ़ेंगे? 7.12। तो यहां पर अगर आप मेन स्केल रीडिंग ऐसे देखोगे तो ये मेन स्केल रीडिंग जीरो के लेफ्ट में जितना है वही लिखना है, तो वो हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी यहां पर, और इसी को आप क्या कहेंगे? दिस इज एम, इसी को हम एम बोल देंगे। ठीक, तो अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको कई अलग अलग तरह से लिखा जाता है। जैसे यहां पर ऐसे लिख दिया गया कि भाई यहां पर जीरो के लेफ्ट में ये चीज है, आपको डायग्राम में दिखा दिया गया, या आपको लिख दिया गया कि मेन स्केल रीडिंग में आपको सीधे सीधे ना लिखकर लिख दिया गया जीरो लाइज अहेड ऑफ 7.2। मतलब समझ गए ना कि 7.2 के आगे वो लाई कर रहा है। तो 7.2 के आगे लाई करने का मतलब क्या हुआ कि जो मेन स्केल रीडिंग हो गई वो 7.2। मतलब हम समझ रहे हैं ना कि हम लैंग्वेज सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं। जैसे हम इसी चीज को लिख दें कि जो जीरो ऑफ वर्नियर है वो लाई कर रहा है, किसके बीच में लाई कर रहा है? यहां पर जीरो ऑफ जो वर्नियर है वो लाई कर रहा है किसके बीच में? 7.2 एंड
7.3। ठीक है, देखो 7.23 के बीच है, तो 7.3 यूज नहीं करना है आपको, क्या यूज करना है, 7.2 यूज करना है, क्योंकि 7.2 और 7.3 के अगर बीच में पड़ेगा तो हम लेफ्ट वाली रीडिंग लेंगे, मतलब हम 7.2 यूज करेंगे। ठीक है, तो वो देने का तरीका है, जो यहां पर लैंग्वेज यूज की जा सकती है वो हम आपको बता रहे थे कि कैसे आपको मेन स्केल रीडिंग दी जा सकती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो ये तो हो गई बात मेन स्केल की, तो एम की बात हो गई। अब बचा क्या, सी। सी आपको क्या कहा गया था कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो आप जरा यहां पर देखो डायग्राम में, डायग्राम में आप देखो तो 0 1 2 3 कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ठीक है यहां पर, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर नजर आएगा, ठीक है, कि जो 5 नंबर वाला है पार्ट, ये इसे आप जरा देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये जो वर्नियर का नीचे का डिवीजन है ऊपर के डिवीजन से कोइंसाइड कर, कोइंसाइड करने का मतलब एक सीध में आ जाना। ठीक है, बिल्कुल एक सीध में आ रहा है। मतलब अगर आप देखें तो जो वर्नियर और जो ऊपर का है वो एक सीध में पूरा आ जा रहा है। ठीक है, कौन सा, लेकिन 5 नंबर का जो डिवीजन है। तो यहां पर अगर आप सी की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, तो यही आपको बताया गया कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा मेन स्केल के किस डिवीजन से, किसी भी डिवीजन से। तो ऊपर का काउंट नहीं करना है, कौन सा काउंट करना है, नीचे का काउंट करना है। तो नीचे का कौन सा 5वां डिवीजन एक ही सीध में आ रहा है, आप देखो यहां पर, यहां पर देखो ये एकदम एक सीध में आ रहा है 5वां डिवीजन। ठीक है, तो इसका मतलब 5वां डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हो गई यहां पर। ठीक, इसमें सब कुछ समझ में आ गया। लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला है, ये फार्मूला है, और ऑब्जर्व रीडिंग ये है, और मेन स्केल रीडिंग ये है। अब हमने आपसे कहा था कि हम इसका डेरिवेशन आपको बता देंगे कि एक्चुअल में ये फार्मूला कहां से आ गया, क्योंकि मेन यही यूज होता है। तो ये एक्चुअल फार्मूला ये है, फिर ये यूज होता है, तो हम इसका डेरिवेशन आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको उस डेरिवेशन की जैसे जरूरत तो नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर देखो, एक हमने डायग्राम बनाया है जिसमें हमने एक्चुअल में पार्ट्स ले लिए हैं, बट हम इनको जनरल फॉर्म में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहां पर जो मेन स्केल है उसका जो एक पार्ट है उसको हम ले रहे हैं एक्स, मतलब ये क्या हो गया, एमएसडी। और जो नीचे का ये पार्ट है इसको हमने क्या कह दिया, वाई, ये क्या है, वीएसडी। तो हमें पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है वो एक्स माइनस वाई होता है। अब आप देखो यहां पर कि अगर हम कहते हैं एन डिवीजन ऊपर के है, यहां सॉरी एम डिवीजन मेन स्केल के और वर्नियर के एन डिवीजन से वो कोइंसाइड कर रहा है, तो आप ऐसे सोचो जैसे यहां तो आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई ये 0, और ये तो हमने ऐसे समझाने के लिए आपको डायग्राम दे दिया। ठीक है, 0 और 10, तो यहां पर क्या है, यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा पार्ट पड़ रहा है, 9। तो मतलब ऊपर के 9 डिवीजन, नीचे के कितने, 10। जैसे आप देख रहे हैं ना, ऊपर जितने में 9 आए हैं नीचे उतने में 10 आए। देखो थोड़ा बहुत ये डिवीजन जो है थोड़ा कम ज्यादा बन गए, लेकिन आप समझना कि ये सारे डिवीजन्स बराबर ही होते हैं। ठीक है, और डायग्राम बनाने में थोड़ा सा हो गई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर सारे डिवीजन्स बराबर ही होते हैं। तो ऊपर के सभी पार्ट एक्स होंगे, नीचे के सभी पार्ट वाई होंगे, और हमने ये चीज आपको पहले बता दी थी कि एक्स की वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होती है वाई से, तो यहाँ पर 10 पर ही ये कोइंसाइड कर गया। मतलब ऊपर के 9 डिवीजन और नीचे के कितने हो गए, 10 डिवीजन। अब आप यहां पर देखो, जैसे हम ऊपर के 9 डिवीजन ले रहे हैं, लेकिन हम उसको जनरल फॉर्म में चाह रहे हैं बनाना। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ना, तो हम उसे 9 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसे लिख लेंगे कि ऊपर के कितने डिवीजन, यहां से यहां तक, उसको हमने कह दिया एम डिवीजन, और नीचे के उतनी ही दूर में कितने डिवीजन, उसको हमने कह दिया एन डिवीजन। ठीक, तो अब आप सोचो कि ये जब दोनों चीजें बराबर है, मतलब लेंथ वाइज बराबर है, जैसे इसकी लेंथ नापो, इसकी लेंथ लंबाई ऐसे नापो, इसकी नापो, तो दोनों बराबर ही तो आएंगे। इसका मतलब ऊपर के एक डिवीजन की वैल्यू अगर x है तो m डिवीजन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे कहा जाए एक डिवीजन की वैल्यू x है तो 2 डिवीजन की 2x, 3 डिवीजन की 3x, तो m डिवीजन की mx। तो यहां पर टोटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mx। ठीक है, टोटल लेंथ यहां से यहां तक, मतलब ये जो 9 डिवीजन यहां से यहां तक के आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहां तक के, तो इसे 9 ना कह के हमने क्या माना, m, तो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, mx के बराबर हो गई। ऐसे ही नीचे हैं तो 10, लेकिन उसको हमने क्या माना, n। तो अगर हम यहां से लेकर यहां तक की ये लेंथ टोटल मेजर करें, तो इस लेंथ को हम लोग यहां पर क्या पाएंगे, एक डिवीजन y का है तो n डिवीजन कितना हो जाएगा, n y के बराबर।
ठीक है, तो अब ये लेंथ तो दोनों बराबर है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एम एक्स बराबर एन वाई लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम वाई की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा, एम एक्स डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। ठीक, वाई आ गया। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, तो लीस्ट काउंट होता है एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स एक्स माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक, तो आप यहां पर जरा एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा एन माइनस एम एक्स एंड डिवाइडेड बाई एन। ठीक, एन माइनस एम जो है वो क्या है, एन माइनस एम का मतलब है डी। ठीक है, वही आपको बताया गया था ना, डिफरेंस। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डी, और यहां पर ये क्या हो गया, एक्स एंड डिवाइडेड बाई एन। ठीक, तो ये यहां पर आ गया, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो ये जो यहां पर कंडीशन है, इस कंडीशन को ही हमने पीछे यहां पर डिराइव किया था, दैट इज लीस्ट काउंट इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक, अब हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा जितना ये बताया गया ये चीज आपने समझ ली पीछे, तो ये जो पीछे वाला पार्ट है उसको जरा आप नोट कर लें। ठीक है, ये फॉर्मूले जल्दी से आप नोट कर लें और फिर आगे वाला नोट कर लें। आप पहले इसे नोट करेंगे आप। नोट कर लिया, जल्दी से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला भी लिख लीजिए, जो डेरिवेशन है यहां पर, इसको अगर आप लिखना चाहें तो साइड में लिख सकते हैं आप। देखो ये जो डेरिवेशन वाला डायग्राम है ये असाइनमेंट में नहीं बना होगा, क्योंकि ये हमने असाइनमेंट में नहीं डाल रखा है, तो यहां पर ये आप अलग से ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर हमने कुछ चीजें चेंज कर दी हैं, तो ये एक्चुअल में समझाने के हिसाब से हमने ये ऐसे बनाया है। तो ये आप अलग से अगर लिखना चाहें तो कहीं साइड में अपना लिख लेना, अदरवाइज ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। देखो कुछ लोग ऐसे डेरिवेशन करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं लीस्ट काउंट, लेकिन हमने आपको क्या बताया, कर तो लेंगे ही, आंसर तो आ ही जाएगा, बट जो डेराइव करेगा उसको टाइम लगेगा ज्यादा, और जिसने डायरेक्ट डी एक्स अपान एन, तो उसको तो बस डी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एन की वैल्यू रखनी है बस, और कुछ करना ही नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं करना। तो ये याद रखो आप। ठीक है भाई, फिजिक्स में है, तमाम सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो याद ही रखने में भलाई है हमारी। जल्दी से नोट कर लें। इसको नोट करते करते आप एक बात हमारी और समझ लो। ठीक है, वो हम इधर अलग से आपको बता रहे हैं कि जैसे जब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की तो उसमें सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, बट कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस या नॉर्मली ऐसे कुछ भी चीजें दे दी गई जहां पर आपको कभी डी नहीं देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डी नहीं प्रोवाइड कर दिया किया गया है, ठीक है, या आपको एक्स नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको डी और एक्स नहीं दिया गया, और साथ में लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन में दे दिया गया कि कहीं से डी पता चल जाए या एक्स पता चल जाए, या बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जो कि बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत ही रेयर, जैसे हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो दिया गया है, तो उस क्वेश्चन के लिए ही हम आपको ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें उसने कुछ नहीं दिया,
वो आप अपने अपने हिसाब से आपको उसको यूज करना है। तो हम इसीलिए आपको ये बता रहे हैं कि अगर बाई चांस कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि डी और या एक्स दोनों नहीं दिए गए, या कोई एक चीज नहीं दी गई है, लेकिन बिना उसके हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा और वो कहीं घुमा फिरा के भी उसने नहीं दिया, तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं नोट। ठीक है, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट डी एंड एक्स, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट डी एंड एक्स, मतलब कुछ भी ना दिया गया हो किसी भी तरह से, ठीक है, देन टेक, तब आपको क्या लेना है, टेक डी इज इक्वल टू 1, क्योंकि नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें जो डिफरेंस होता है एन और एम का वो 1 होता है, ठीक है। देन टेक डी इज इक्वल टू 1 एंड जो x की वैल्यू होगी, तो वो यहां पर जो मेन स्केल होती है वो नॉर्मली मीटर स्केल लगाई जाती है। मीटर स्केल मतलब वही जो सिंपल पटरी होती है, तो उसी टाइप की स्केल उसमें लगी होती है। तो उसका एक डिवीजन कितना होता है, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो आप क्या लेंगे, x की वैल्यू आप लेंगे 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेकिन ये कब यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट डी एंड एक्स, कुछ भी ना दिया गया हो, जैसे मान लिया डी के बारे में कुछ नहीं दिया गया, बिना उसके सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप डी को 1 ले लेंगे। अगर एक्स के बिना नहीं सॉल्व हो रहा तो उसको 0.1 ले लेंगे सेंटीमीटर। दोनों नहीं दिए गए तो दोनों ले सकते हैं, बट ये सिचुएशन तभी यूज करेंगे जब इसके बिना काम ही ना चल रहा हो। अदरवाइज कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन में दे दिया गया तो इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं जीरो एरर के कॉन्सेप्ट पर। अभी जीरो एरर का क्या मामला है, जरा हम इसे समझते हैं, ठीक है भाई, जीरो एरर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअल में सबसे पहले हम ये समझें कि भाई ये जीरो एरर आ कहां से गई, ठीक है। तो आप देखो, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो यहां पर है, इसमें एरर का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि जैसे ये मान लिया किसी बॉटल का कैप है, ठीक है, अब इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कम होगा तो ये उस पर फिट नहीं आएगा, और बड़ा होगा तो भी नहीं फिट आएगा, रखेंगे निकाल लेंगे, ऐसे टाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको यहां पर बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, ठीक। तो आपको यहां पर क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट से इससे मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आप यहां पर अगर कोई एरर हो गई तो ये एरर वहां भी तो आएगी, और इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन है, मान लो एक बार आपने तमाम सारी चीजें बना डाली, तमाम सारी बॉटल बना डाली, उनके कैप बना डाले, और पता लगा बाद में क्या हुआ कि जो कैप था वो थोड़ा सा लूज था या टाइट था, तो पता लगा पूरा जितना बनाया मटेरियल, जितना भी आपने वहां पर चीजें बनाई हैं, वो सब कुछ सारी बॉटल्स आपकी बेकार हो गई। यही तो होगा ना, ठीक है। या तो फिर आप बॉटल्स बेकार करो या फिर कैप बेकार करो, उसको दोबारा पूरा मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसके लिए नए तरीके से फिर सिस्टम पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, मतलब बहुत लॉस होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर है, ठीक है, ये अगर आप मार्केट में लेने जाओ, ठीक है, तो आपको आई थिंक 500-600 रुपए का मिलेगा, ठीक। लेकिन 500-600 रुपए से लगा के इसकी कीमत 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक होती है, ठीक है। हो सकता है इससे भी ज्यादा महंगा हो, मुझे ना पता हो, ठीक है। तो ये काफी महंगे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, बट ये वाला नहीं है, ये तो सिंपल वाला सस्ता वाला है, ठीक है। हमें 3.5 लाख की हमें कौन सा मैन्युफैक्चर करना है, हमें तो बस आपको दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। 3.5 लाख का होता तो हम तिजोरी में बंद करके रखते इसको, ठीक है। तो ये तो ऐसे सिंपल वाला है, 1000-1200 का कुछ ऐसे मिला था। तो यहां पे क्या है कि इसमें एरर अगर जरा सी भी हुई तो सोचो कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा। तो हम कोई भी चीज यहां पर गलत नहीं चाह रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जीरो एरर का कॉन्सेप्ट कहां से आता है कि जैसे हम मान लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको बहुत समय तक यूज करते रहे हम, या पहले मान लिया सबसे पहले शुरू में नया नया आया, ठीक है। तो जब ये आया तो सिंपल जैसे इसको जब बनाया गया, जैसे ये सस्ता वाला है, ठीक है, तो हो सकता है इतना उसमें ध्यान न रखा गया हो डिजाइनिंग करते समय, तो हो सकता है जो ये जॉज हैं इनके बीच में कुछ मटेरियल ज्यादा लगा रह गया हो, ठीक है, जैसे इसको रब किया गया और इस तरह से इसको यहां पर मिला दिया गया। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जब ये दोनों मिलें, आप समझो इस बात को, जब ये दोनों जीरोस ये यहां पर दोनों जॉज आपस में मिल जाएं, ठीक है, मतलब ये कंडीशन, ये कंडीशन, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए
कि जो जीरोस हैं वो कॉन्साइड करने चाहिए, ऊपर का जीरो और नीचे का जीरो एकदम सीध में आना चाहिए, और इस कंडीशन को बोलते हैं नो जीरो एरर। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मेजरमेंट नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि जो रीडिंग है वो सब जीरो ही आएगी। ठीक है, तो अगर आप यहां पर रीडिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, मेन स्केल भी रीडिंग नहीं आएगी, और लीस्ट काउंट, ये कोइंसाइडिंग डिवीजन कुछ भी आप रखेंगे तो यहां पर सब जीरो आएगा। तो ये नो जीरो एरर की कंडीशन होती है। ठीक, लेकिन अगर ये जीरो इधर उधर हो गया तो एरर आ जाएगी। ठीक है, अब समझो जरा, जैसे अगर हम ये वाला पार्ट इधर खिसकाते हैं तो बीच में गैप जनरेट हो जाता है। ठीक है, और उस गैप में ही हम कोई चीज रख देते हैं, तभी तो ये खिसकता है, अदरवाइज इसको यहां पर हमने टच करा दिया, सटा दिया यहां पर, तो इस कंडीशन में जीरो सीध में आना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि जब ये बनाया गया था सस्ता वाला, ठीक है, तो इसमें इतना ध्यान नहीं रखा गया, तो इसमें क्या किया उसने कि यहां घिसा तो गया लेकिन कुछ मान लिया मटेरियल लगा रह गया जिस पर ध्यान नहीं दिया और उसने रख दिया। अब जब हमने इन दोनों को टच कराया तो हमने देखा इनके जीरो मिल ही नहीं रहे, मतलब ये सिचुएशन ही नहीं आ रही। तो हमने सोचा अब क्या किया जाए, तो हमें मिल गई ऐसी कंडीशन कि जिसमें ऊपर का जीरो तो इधर है, लेकिन जो नीचे वर्नियर का जीरो है वो जीरो यहां पर होना चाहिए था बिल्कुल सीध में, बट वो कुछ आगे है। तो आगे कब होता है, जब हम कुछ चीज इसके बीच में फंसा देते हैं और उसी की रीडिंग हमें मिल जाती, यही तो होता है ना। तो इसका मतलब है तो यहां कुछ नहीं, लेकिन ये आगे बढ़ गया, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां कुछ तो होगा। ठीक है, तो कुछ यहां पर अगर है तो फिर वो चीज है क्या। ठीक है, क्योंकि रखा तो हमने कुछ नहीं, तो इसका मतलब अगर ये आगे बढ़ गया तो ये कुछ हमें मेजर करके देगा, जबकि हमने यहां पर कुछ नहीं लगा रखा है। तो जब आप कोई भी मेजरमेंट इससे करेंगे, तो जैसे मान लिया इसने क्या मेजर कर दिया, जब आपने यहां से मेजर किया तो इसने 0.01 रीडिंग दिखा दिया आपको। ठीक है, जबकि यहां देखा जाए तो कुछ है नहीं, तो जीरो होना चाहिए था, लेकिन ये दिखा रहा है 0.01 सेंटीमीटर। तो अब आप इससे कोई भी चीज मेजर करोगे तो ये इसमें इतना ज्यादा दिखाएगा कि नहीं, ज्यादा दिखाएगा ना, क्योंकि आपने मान लिया इससे कोई रॉड मेजर की जिसकी लेंथ या कोई डायमीटर आपने मेजर किया, मान लिया किसी कैप का डायमीटर ही आपने मेजर कर लिया, तो वो जो डायमीटर आया वो सपोज कर लिया क्या आया 5.26। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। तो हमें ये पहले से पता है कि ये तो कुछ ज्यादा दिखा रहा था, ये तो जब इसमें कुछ नहीं रखा था तब भी ये इतना दिखा रहा था। तो हम क्या करें, हमारा काम क्या होगा कि इसमें से उसको हम घटा दें। ठीक है भाई, इसमें से हम क्या कर दें, -0.01 कर दें, जितना ज्यादा वो मेजर कर रहा था। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5.25। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट रीडिंग हो जाएगी। तो करेक्ट रीडिंग के लिए हम लोगों ने यहां पर जितना वो एक्स्ट्रा मेजर कर रहा था उसे हमने उसमें से घटा दिया। तो अगर कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो एरर कैसी होती है, पॉजिटिव। हम लोगों ने पीछे एरर में पढ़ा था। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये ज्यादा मेजर करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एरर होती है वो कैसी एरर होती है, पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब आप इसको सीधे रट लो कि जब ये जीरो राइट में होगा मेन स्केल के, ठीक है, मेन स्केल के जीरो के राइट में होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर आएगी। तो यहां पर हमने लिख दिया दिस कंडीशन शोज पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक, जीरो एरर। और ये जो पॉजिटिव जीरो एरर है वो जो भी आए यहां पर निकालने का तरीका क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब जरा यहां पर देखो, ये जो कंडीशन है इसमें क्या हुआ, जैसे हमने आपको अभी बताया था कि कुछ लगा रहेगा, फिर मान लिया हम ये इंस्ट्रूमेंट बहुत दिन तक यूज करते रहे इसी को। ठीक है, तो बार बार इसमें कोई चीज लगाई, फिर हमने उसको हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, यही करते रहे, तो इनके जो ये जॉस थे ये घिस गए। ठीक है, अब जब ये घिस गए तो जब हमने इसको ऐसे टच कराया, ठीक है, तो अगर ये घिस जाएंगे तो ये अंदर घुस जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ, तो जो जीरो है वो इधर आ गया। ठीक है, किधर आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। इसमें किधर रुक गया था, राइट में, इधर आ गया लेफ्ट में। तो अगर ये लेफ्ट में आ जाएगा तो ये इतना कम मेजरमेंट देगा, मतलब जितना जैसे इधर आया तो इस समय ये कुछ रीडिंग रिप्रेजेंट करेगा और वो रीडिंग कम होगी, तो ये नेगेटिव जीरो एरर की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, यहां पर जब इसमें ज्यादा मेजर कर रहा था इसमें उसी तरह से कम मेजर करेगा, तो ये जो कंडीशन हो जाएगी वो नेगेटिव जीरो एरर की। अब देखो हम आपको समझा दे रहे हैं बट आप सीधे इसको रट लो कि अगर पहले रुक गया तो पॉजिटिव, यही चीज सेम स्क्रू गेज में लागू होगी। तो पहले रुक गया तो पॉजिटिव और आगे चला गया तो नेगेटिव जीरो, सीधे इतना रट लो, बात खत्म। ठीक, हम लोग यहां पर देखें कि जो ये नेगेटिव जीरो एरर आ रही है, ठीक है,
इसमें क्या होगा, मान लिया हमने नेगेटिव जीरो एरर यहां पर कैलकुलेट की और इसने आपको, जैसे कोई रॉड हमने यहां पर इससे मेजर किया, ठीक है, मान लिया इसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया और इसकी जीरो एरर नेगेटिव में आ रही थी कुछ, तो मान लेते हैं यहां पर क्या था कि जो हमने रॉड की लेंथ मेजर की थी वो सपोज के लिए आप कोई दूसरी रॉड ली जो हमने यहां पर मेजर की, तो उसने आपको बताया कि यह है 4.39, ठीक है, इतने सेंटीमीटर। लेकिन ये वाला जो ऊपर लिखा है ये इसके लिए लिखा समझाया गया था आपको, ठीक है। अब इसके लिए हम समझा रहे हैं तो इतना डायमीटर हमने मेजर किया, लेकिन सॉरी डायमीटर या लेंथ कुछ भी ले लें, जैसे इसमें हमने डायमीटर बोला था ना, तो इसमें भी मान लेते हैं डायमीटर हमने इतना मेजर किया। तो अब यहां पर ये नेगेटिव जीरो एरर दे रहा है, तो मान लेते हैं वो नेगेटिव जीरो एरर जो हमने कैलकुलेट की वो कैसे करेंगे वो अभी नीचे समझेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ रहे हैं, अभी फिर एक साथ पूरा रिवाइज करा देंगे। तो अब ये नेगेटिव जीरो एरर जो है वो सपोज कर लिया इसने जो नेगेटिव जीरो एरर दी है वो अगेन 0.01 सेंटीमीटर दी। तो अब हमें क्या पता है कि ये जो 0.01 सेंटीमीटर है इतना ये कम मेजर करके हमको दे रहा है। तो अगर हमें पता है कि ये मेजर तो किया लेकिन उसमें इतना कम है तो इतना हम उसमें ऐड कर देंगे, यही तो करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां पर उतना जितना कम था उसको ऐड कर दो। तो यहां पर हमने क्या कर दिया 0.01 ऐड किया, तो ऐड करने पर ये क्या हो गया 4.40 सेंटीमीटर, ये उसका डायमीटर हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो जो कॉन्सेप्ट हमारा था वो क्या था कि अगर दोनों जीरो कोइंसाइड करें, अब सीधे याद करने वाली, समझ लिया हमने बहुत, ठीक है, अब सीधे याद करने पर आ जाएं कि अगर दोनों जीरो जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं तो नो जीरो एरर, अगर जीरो पहले ही रुक गया तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर जीरो आगे भाग गया तो यहां पर नेगेटिव जीरो एरर, ठीक, इतना। अब ये जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझो जरा, फिर वो कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं आपको। तो जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां पर when A and B touch each other, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीरो एरर निकालते समय दोनों को टच करना चाहिए, ए और बी दोनों को टच करना चाहिए, मतलब ये दोनों जॉज आपस में टच हो, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं लगा होना चाहिए, तभी एरर कैलकुलेट करेंगे। तो जब यहां पर दोनों जॉज टच कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जीरो एरर आप निकालेंगे सी नॉट इंटू एल सी से, सी नॉट इंटू एल सी। अब ये सी नॉट क्या है ये समझना है हमें। तो देखो यहां पर जो सी नॉट है, ठीक है, वो क्या है, वो सीधे सीधे सी के बराबर होगा। सी के बराबर मतलब, और सी क्या है, सी क्या है, सी यहां पर है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल, क्लियर। तो ये सी है, ये हमें पहले से पता है ना, तो यहां पर हमने इसीलिए दोबारा नहीं लिखा और हमने यहां पर लिख दिया सीधे सी, मतलब सी नॉट की वैल्यू क्या रखना है सी, मतलब जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा हो। अभी एक एग्जांपल भी हम करा देंगे इसी पर। तो यहां पर ये हो गया, लेकिन जब नेगेटिव जीरो एरर होगी तो यहां पर हम क्या रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो उसमें भी कुछ लोग यहां पर सी ही रख देते हैं, लेकिन उसमें सी नहीं रखा जाता। एक्चुअल में जब पॉजिटिव जीरो एरर होती है तो डिवीजन जो कोइंसाइडिंग है वो लेफ्ट टू राइट मेजर किए जाते हैं, और जब ये बैक में चला गया, पीछे चला गया, तो मेजरमेंट भी पीछे से ही करते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो इसमें जो हम डिवीजन मेजर करते हैं वो राइट टू लेफ्ट, और इसमें जो डिवीजन मेजर करते हैं वो लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर से डिवीजन कोइंसाइडिंग और इसमें इधर से मेजर करेंगे। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव जीरो एरर में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब इधर से मेजर करेंगे, और नेगेटिव में इधर से मेजर करते हैं। लेकिन हमें ये लगा कि यार अगर हम ऐसे आपको बताएंगे इधर से लेफ्ट इधर से राइट, तो याद तो रखना है कि भाई ऐसे मेजर करते हैं, लेकिन ये लेफ्ट राइट के चक्कर में कि तुम्हारा लेफ्ट राइट ना हो जाए, ठीक है। तो हम यहां पर चाहते हैं कि इस पॉइंट को आप कुछ दूसरी तरीके से समझ लो कि इसमें हम कैसे बता रहे हैं, जो सी मेजर करते हैं वो हम पीछे समझ चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो हम वही काम करेंगे, इसमें भी हम वही करेंगे, बट इसमें हम बस इतना करेंगे कि सी नॉट जैसे इधर से मेजर करो, या आप एक काम कर सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है उसमें से सी को घटा दो। तो ये सी क्या है, सी तो हमें पता ही है कि इधर से हम मेजर करेंगे लेफ्ट टू राइट, जैसे पीछे आपको बताया गया था। बस सी कैसे मेजर करते हैं, आप फिर से आओ पीछे, सी कैसे मेजर करते हैं, इधर से चलते हैं ना, जीरो से 1 2 3 4 5, पांचवा वाला कौन साइड कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं सी, सी इज 5, ठीक है। तो आप इधर से सी मेजर करते हैं, और एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो आपको यहां पर बस इतना याद कर लेना है,
इतना याद कर लेना, क्योंकि जो यहां याद करेंगे वही वर्नियर का कॉन्सेप्ट, वही चीज स्क्रू गेज में भी ये एरर वाले में लागू हो जाएगा, कुछ अलग नहीं रहता है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे इसको रटो। ठीक है, हमने समझा दिया आपको सब। ठीक है, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है कि बैठ के हर चीज वहां समझ समझ के कर रहे हैं, वहां पर रटा हुआ होना चाहिए एकदम, कि अगर ये कंडीशन है नो जीरो एरर, ये वाली कंडीशन है ये लेफ्ट में चला गया पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर में सी नॉट की वैल्यू आप क्या रखेंगे, सी, सीधे आप कोइंसाइडिंग डिवीजन जो होगा वही रख देंगे, चौथा पांचवा छठा जो भी है। और अगर ये जीरो लेफ्ट में भाग गया, ठीक है, तो अगर ये इस साइड में चला गया तो उस कंडीशन में आपको मिलेगी नेगेटिव जीरो एरर, और नेगेटिव जीरो एरर की कंडीशन में आपको सी नॉट सी नहीं रखना है बल्कि एन माइनस सी रखना, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, और सी क्या है, कोइंसाइडिंग डिवीजन, जैसे इसमें मेजर किया वैसे यहां पर आप मेजर करेंगे, तो आपको कुछ और ध्यान रखने की जरूरत है ही नहीं। इससे हम जीरो एरर निकाल लेंगे। अब आप देखो करेक्ट रीडिंग कैसे निकालते हैं। करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए हमने यहां पर क्या बताया था कि जब पॉजिटिव जीरो एरर होती है तो आप घटा देते हैं एरर को, ये हमने एरर ही लिखी थी ना जो जीरो एरर थी, और जब यहां पर नेगेटिव जीरो एरर है तो आप जोड़ देते हैं। अब ये सब एग्जाम में बैठ के हम सोचेंगे यार जोड़ना है कि घटाना है, क्या करना है, पता लगा उल्टा सीधा कुछ कर दिया प्रेशर में। तो आप यहां इस चीज को भी फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखो कि करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन। ठीक है, क्या रखेंगे, जीरो एरर को विद साइन रख दो, मतलब प्लस में है तो प्लस में रख दो, माइनस में है माइनस में रख दो, वो अपने आप घटना जोड़ना जो होना होगा वो हो जाएगा। जैसे आप देखो एग्जाम्पल में कि ऑब्जर्व रीडिंग लिखा, अब आपको क्या करना है, जैसे आप देखो जब पॉजिटिव जीरो एरर होती है तो हमें घटाना पड़ा था, ठीक है, घटाना पड़ा था, तो अगर आप यहां पर जीरो एरर को विद साइन रखोगे प्लस में तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा अपने आप, देखो वहां माइनस किया अपने आप माइनस हो जाएगा। अगर यहीं पर आप नेगेटिव जीरो एरर रखेंगे, मतलब इसको माइनस में रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां पर जुड़ जाएगा। आप देखो जब नेगेटिव था तो हमें जोड़ना पड़ा था वही एरर, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तो सीधे सीधे आप याद कर लें चीजों को कि जो जीरो एरर है वो सी नॉट इंटू एल सी, सी नॉट क्या होगा, पॉजिटिव एरर में सी के बराबर, नेगेटिव एरर में एन माइनस सी, और जो करेक्ट रीडिंग है वो ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन। ठीक, एक पॉइंट और कभी कभी दे दिया जाता है, ठीक है, हालांकि अभी तक आपके लेवल में तो ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया गया, बट ये आपको पता होना चाहिए, दिया जा सकता है। यहां लिखा गया जीरो एरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जीरो करेक्शन। कभी कभी जीरो करेक्शन नाम से दे देते हैं एरर को, ठीक है, मतलब वो एरर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीरो करेक्शन। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है क्योंकि आपको यहां रखना है जीरो एरर, तो आपको याद रखना है कि जीरो एरर अगर जीरो करेक्शन दिया है तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। देखो यहां क्या लगा है, माइनस साइन, मतलब जीरो एरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जीरो करेक्शन। ठीक है, नेगेटिव ऑफ जीरो करेक्शन, तो आपको जो जीरो करेक्शन दिया गया उसका साइन चेंज कर दो तो वो जीरो एरर बन जाएगी और उसको यहां पर उठाकर रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया आपको दे दिया जीरो करेक्शन माइनस 0.01, ठीक है, ये करेक्शन कह दिया उसने, तो एरर हो जाएगी प्लस, क्योंकि तब आप साइन चेंज करेंगे उसका, भाई यहां पर करेक्शन दिया गया है तो जब करेक्शन यहां माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर देखो कि अगर ये प्लस में दिया होता, ठीक है, तो यहां प्लस में रखते तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता, तो जीरो एरर माइनस में आ जाती। मतलब अगर करेक्शन कभी दिया गया है तो उसको एरर में, जीरो एरर में कन्वर्ट करने के लिए उसका साइन चेंज कर दो, तो जीरो करेक्शन अगर प्लस में है तो जीरो एरर माइनस में होगी, जीरो करेक्शन अगर माइनस में है तो जीरो एरर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो आप इसमें जो चीज बताई गई है ये नीचे वाला, बाकी ये तो सब एग्जाम्पल वगैरह हमने समझाया है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चीजें आप जल्दी से लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। ठीक है, जल्दी से लिखेंगे। ठीक है, इसमें और कुछ लिखना नहीं, यही लिखना था तो आपने लिख लिया ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ देखो हमने एक एग्जाम्पल डाल दिया है, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको ये जीरो एरर वाला पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, फॉलोइंग वर्नियर कैलिपर्स डायग्राम्स आर गिवन फॉर मेजरिंग जीरो एरर, तो आप देखो दोनों को कॉन्साइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जीरो एरर निकालने के लिए ही दिया गया है। इफ लीस्ट काउंट ऑफ गिवन वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर देन फाइंड जीरो एरर। ठीक है, तो आपको जीरो एरर बतानी ही क्या होगी, तो आप जरा समझो यहां पर, जैसे यहां पर आप देखो इसमें कैसी एरर होगी,
पॉजिटिव, क्योंकि जीरो पहले रुक गया, और इसमें कैसी एरर होगी, नेगेटिव। ठीक, तो आपको यहां लिखना है जीरो एरर, जीरो एरर इज इक्वल टू, कैसी जीरो एरर है, प्लस में, तो आप यहां पहले ही साइन लगा दो प्लस का, और फिर फॉर्मूला क्या था, सी नॉट और इंटू एल सी। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो आप यहां पर लिखेंगे प्लस सी नॉट की वैल्यू। अब इसमें ढूंढो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, आप देखें यहां पर, तो आप देखो ये जीरो है, 1 2 3 ऊपर हमने नहीं बनाए, इसलिए नहीं बनाया कि आपके दिमाग में रहे कि ऊपर का काउंट नहीं करते हैं, नीचे का काउंट करते हैं, तो ऊपर हमने बस दिखा दिया कि यहां पर ये कोइंसाइड करते हुए दिखाया गया। तो कौन सा पार्ट कोइंसाइड करते हुए दिखाया गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर का जो पार्ट है ये कोइंसाइड कर रहा है, किसका, वर्नियर का। तो इसका मतलब सी नॉट की वैल्यू देखो, पॉजिटिव में सी नॉट इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सी नॉट की जो वैल्यू होगी वो सी के बराबर, और सी क्या है, 6। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे 6, और लीस्ट काउंट कितना है, 0.01, तो जो एरर हो जाएगी वो प्लस में हो जाएगी 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहां पर नेगेटिव में, तो ये यहां पर नेगेटिव जीरो एरर होगी, ये तो बात हमारी क्लियर ही है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव में अगर आपको सी नॉट देखना है तो आप लिखेंगे n माइनस सी। ठीक है, तो सी नॉट की वैल्यू n माइनस सी होगी, तो n की वैल्यू यहां पर क्या है, 10, सीधे सीधे हमें दिख रहा है 10 दिए गए, माइनस, अब इसमें देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या, इसमें भी 6 है, आप देखो ये कोइंसाइड कर रहा है, तो ये बीच का है ना पांचवा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये क्या हो गया, 6, इसमें भी 6 है, बट इसमें 6 नहीं रखेंगे, सी की वैल्यू 6 है, लेकिन हमें सी नॉट रखना है, सी नॉट क्या होता है, n माइनस सी, दैट इज 10 माइनस 6, तो यहां पर जो सी नॉट की वैल्यू है वो क्या हो गई, 4। देयरफॉर यहां पर जो जीरो एरर है वो जीरो एरर क्या हो जाएगी, जीरो एरर इज इक्वल टू माइनस, माइनस में होगी, और माइनस सी नॉट इंटू एल सी। ठीक है, तो माइनस सी नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 4, और एल सी की वैल्यू लीस्ट काउंट कितना दिया गया है, 0.01, तो यहां पर 0.01 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर आई और इसमें नेगेटिव, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि एरर्स हम प्लस और माइनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें सी नॉट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे इसे। ये जो हमने यहाँ पर आपको बताया है ये असाइनमेंट में नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो कॉपी है जिस पर आप न्यूमेरिकल्स करते हैं उसी पर आपको पूरा नोट करना है। ठीक है, तो डायग्राम ये बनाकर और ये चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, लिख लो, हम टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा आपको, जल्दी से लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया ना आपने। चलिए, अगर थोड़ा बहुत रह गया हो तो बाद में लिख लेना, वीडियो तो पड़ा ही रहेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पूरा आपको वर्नियर कैलिपर्स का कॉन्सेप्ट बता दिया, लिखते भी रहो, ठीक है, सुनते भी रहो। वर्नियर कैलिपर्स का हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, उससे हम कैसे कैसे चीजें मेजर करते हैं, रीडिंग निकालने का, लीस्ट काउंट निकालने का क्या तरीका है, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर ऑब्जर्व रीडिंग कैसे निकालते हैं और करेक्ट रीडिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो ऑब्जर्व और करेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जर्व का मतलब हो गया जिसमें जीरो एरर नहीं है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन हुआ वही हमने लिख दिया। लेकिन करेक्ट रीडिंग में क्या है, अगर उसने जीरो एरर दे दिया आपको
तो आपको करेक्ट रीडिंग निकालनी है वहां पर, ठीक है। तो करेक्ट रीडिंग कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, जब जीरो एरर की कंडीशन होती है, और जीरो एरर का मतलब क्या है, जीरो एरर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहां पर बता दी गई। तो हम ये चाहते हैं कि हम अभी स्क्रू गेज ना पढ़ें, ठीक है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड देन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग फिर स्क्रू गेज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं जरा। हम्म? ठीक है, ये हम लोग आ गए यहां पर क्वेश्चंस पर। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन एन इंस्ट्रूमेंट 25 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 24 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, मतलब 25 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर पर जो टोटल डिवीजन है उनको हम लोग नाम क्या देते हैं, एन। एन इज इक्वल टू क्या है, 25, ठीक है। और कोइंसाइड विद 24 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, मतलब जो m की वैल्यू हो गई यहां पर, वो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हो गई यहां पर 24, ठीक है। फिर उसने दिया 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 20 इक्वल पार्ट्स, फाइंड लीस्ट काउंट। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अभी हम ये हटा दे रहे हैं, जो हमने ये लिखा है इसको हमने हटा दिया, ठीक है। फिर से हम यहां पर चलते हैं। जैसे आप देखो यहां पर कि आपसे लीस्ट काउंट पूछा गया है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट की का जो फॉर्मूला है वो पहले लिखो आप, ठीक है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, डी इंटू एक्स एंड डिवाइडेड बाई एन, ठीक। अब यहां पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ज्यादा सही तरीके से हो जाएगा। d इज इक्वल टू क्या होता है, n माइनस m, ठीक है। अब आप देखो यहां पर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। तो वो कितने दिए गए, 25। तो यहां पर हमने लिख दिया 25। और मेन स्केल पर कितने डिवीजन्स हैं, 24। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 24। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें खुद ही पता चल जाएगा, 25 और 24 को हमें घटाना ही तो है। तो 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब। और n की वैल्यू यहां पर क्या है, वो तो पता ही है, 25 है, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर। अब बात आती है x की, क्योंकि x हमें और चाहिए ना। तो x कैसे लाएंगे, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 20 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर जो मेन स्केल का है उसे 20 भागों में डिवाइड किया गया है, जबकि x का मतलब होता है एक डिवीजन की वैल्यू। तो आप इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे ना, कि 20 पार्ट्स या डिविजन्स इंप्लाइज दैट 1 सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो फिर एक पार्ट कितना इंप्लाई करेगा, 1 पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20। तो आप यहां क्या लिखेंगे, 1/20 सेंटीमीटर, और यही क्या है, x। अब आप इस चीज को रट डालो, ठीक है। क्या रटना है, डेटा नहीं रटना है, जो किया वो रटना है, जिससे कि आपको बार बार ये काम ना करना पड़े, ठीक है। तो जैसे उसने कह दिया 1 सेंटीमीटर को 20 भागों में डिवाइड किया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/20। 1 सेंटीमीटर को 20 पार्ट में डिवाइड किया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/20। अगर वो कह देता 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 1/10 हो जाता। 1 सेंटीमीटर को 15 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 1/15 हो जाता। मतलब आगे से हमें ये लिखना ना पड़े, सीधे सीधे हम x की वैल्यू लिख देंगे, ठीक। अब यहां पर d की वैल्यू क्या है, 1। x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 1/20। और n की वैल्यू क्या आ गई, 25, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/500, ठीक है। इतने सेंटीमीटर आ जाएगा यहां पर, इतने सेंटीमीटर। तो अब जरा हम लोग यहां पर देखें, आंसर्स मिलीमीटर सेंटीमीटर में सब कहीं दिए गए हैं, सब में दिए गए हैं। तो आप यहां पर पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये सॉल्व होने पर कितना आ जाएगा, जैसे इसको हम अपने हिसाब से आप सॉल्व करें, से हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2/1000। तो इसका मतलब आ जाएगा 0.002 सेंटीमीटर, यही बनेगा ना। देखो कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन, 0.002 सेंटीमीटर, यहां पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लें।
मैं बस चेक कर रहा था दूसरा क्वेश्चन है कहाँ पे। नोट करेंगे इसे और सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नोट कर लिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, सिमिलर। आप देखो, इन अ वर्नियर कैलिपर्स एन डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, फाइंड द लीस्ट काउंट। ठीक है, तो यहां पर भी लीस्ट काउंट आपको निकालना है, मतलब लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है d इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n। अब d की वैल्यू क्या है, तो d पहले हम लोग निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू होता है n माइनस m। तो n का मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, तो वर्नियर पर कितने डिवीजन, n, तो यहां लिख दिया हमने n माइनस n माइनस वन है मेन स्केल पर, तो यहां पर हमने लिख दिया n माइनस वन। ठीक है, वैसे तो आपको इतना पता ही चल गया होगा कि दोनों का अंतर क्या है, 1। ठीक है, लेकिन हम लिखकर आपको दिखा दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, n माइनस n प्लस वन, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। तो d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 के बराबर। क्लियर। अब यहां पर देखें कि जो यहां पर ये दिया गया है डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, मतलब एक तरह से जो x की वैल्यू है, x ही तो होता है मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू यहां पर क्या है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर चूंकि सेंटीमीटर में है तो इसलिए मैंने ये कन्वर्ट कर लिया। अब आप यहां पर वैल्यू डाल दो, तो d की वैल्यू हो गई 1 और x की वैल्यू हो गई 0.1 और n की वैल्यू क्या है, दैट इज कैपिटल N। तो यहां पर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो ये 1/10 n सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से नोट करें इसे। नोट कर लिया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग तुरंत, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन एक जैसे डाल दिए गए, थोड़ा थोड़ा सा कुछ डिफरेंस करके एक तरह से प्रैक्टिस हो जाए कि लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। If 10 divisions of vernier scale coincide with 8 small divisions of the main scale, find the least count of vernier calipers। ठीक है, मतलब क्या कहा गया, 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो यहां पर आपको अगेन लीस्ट काउंट निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही लगना है ना, dx डिवाइडेड बाई n। तो जरा हम लोग देखें यहां पर d क्या है। अब की आप देखो, 10 डिवीजन 8 डिवीजन से कॉन्साइड कर रहे हैं, तो ये होता है n माइनस एम, तो n की वैल्यू है 10 और m की वैल्यू है 8। दैट इज अब की बार अंतर क्या आ गया, 2, पिछले वाले में अंतर 1 था। ठीक है, ये हो गया d। अब इसमें आप देखो x की वैल्यू और n की वैल्यू, तो n तो पता ही है कि n की वैल्यू क्या हो गई, 10 रखनी है। अब x क्या है जरा देखो, क्या कहा गया, 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 10 बराबर भागों में उन्हें डिवाइड किया गया है 1 सेंटीमीटर को। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने क्या समझाया कि अगर 20 भागों में डिवाइड करेगा तो 1/20 हो जाएगा, 15 में तो 1/15, 10 में तो 1/10। ठीक है, तो ये तो सिंपल स्केल का ही कॉन्सेप्ट हो गया, 1 सेंटीमीटर में 10 ही भाग तो होते किए जाते हैं, तो 10 पार्ट है तो एक पार्ट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, तो वही तो आ जाएगा। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 1/10
सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आप यहां डाल दो, तो d की वैल्यू क्या हो गई 2, x की वैल्यू क्या हो गई 0.1 और n की वैल्यू क्या हो गई 10। ठीक, सॉल्व करते हैं जरा। तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.02। ठीक है, 0.02 सेंटीमीटर। देखो कोई है आंसर, 0.02 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहां पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डायग्राम आपको दिया गया और इसी से सब कुछ आपको करना है, इस डायग्राम से ही सारी चीजें आपको निकालनी रहेगी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाइल मेजरिंग अ लेंथ ऑफ अ रॉड विद अ वर्नियर कैलिपर्स द रीडिंग इज शोन इन फिगर बिलो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रॉड। अब आप देखो इसमें कुछ दिया ही नहीं गया, सिर्फ डायग्राम बना दिया गया, क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं गया। तो आपसे उसने कहा है कि आपको उस रॉड की लेंथ मेजर करनी। अब देखो पूरा डायग्राम भी बनाकर दिया जा सकता था, बट नहीं दिया गया। यहां पर क्या किया गया, यहां पर जस्ट आपको मेन स्केल दे दिया गया और वर्नियर स्केल दे दिया गया। तो हमें दो ही चीजों की तो जरूरत रहती, मेन स्केल और वर्नियर स्केल पर हमको चीजें दिख जाए, हम समझ जाएंगे क्या होगा। अब यहां पर चला समझो एक एक चीज कैसे निकालेंगे। अब देखो लेंथ ऑफ रॉड का मतलब रीडिंग निकालना है आपको, ऑब्जर्व रीडिंग। इसमें देखो जीरो एरर का कोई कॉन्सेप्ट दिया नहीं गया, तो जीरो एरर हम भूल गए। ठीक है, अब आपको यहां पर निकालना क्या है, लेंथ ऑफ रॉड। तो इसका मतलब उसकी रीडिंग आपको निकालनी है। अब रीडिंग निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको मेन स्केल रीडिंग चाहिए, आपको सी की वैल्यू चाहिए और आपको लीस्ट काउंट चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो हमें पता है क्या होता है, dx डिवाइडेड बाई एन। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर हम d की वैल्यू क्या रखें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि d की वैल्यू आप यहां पर 1 ले लेंगे, आपने सोचा इसमें दिया ही नहीं गया, लेकिन हमने क्या कहा था कि जब किसी भी तरह से ना दिया गया हो तब आपको यहां पर कैसे लेना है, तब 1 लेना। ये अलग बात है कि यहां पर 1 आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हमें चेक करके लिखना होगा। ठीक है, तो आप जरा देखो यहां पर कि जो d है वो n माइनस एम होगा, तो ये n क्या है, तो n तो हमें पता ही है कि ये जो इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स हैं यही n है, तो n की वैल्यू तो सीधे सीधे समझ में आ गई 10। ठीक, तो यहां पर हमने n की जगह पर लिख दिया 10 माइनस m। अब ये कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। अब देखो जैसे यहां पर क्या है कि जैसे मान लिया हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट होता तो हम खिसका के चेक कर लेते। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते, कोई एक डिवीजन किसी एक डिवीजन के नीचे कर देते और फिर आगे के चीजें देख लेते कि ऊपर के कितने डिवीजन उसकी सीध में आ रहे हैं, जैसे एक वो डेरिवेशन में आपको डायग्राम बनाकर दिया था। बट यहां पर क्या है, हमें ऐसे समझ में नहीं है कि इसको हम कितना आगे बढ़ाएं कितना पीछे बढ़ाएं, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के केस में कैसे आपको निकालना है m, तो सबसे आसान तरीका सुनो, ये जो जीरो है, ठीक है, ये जीरो यहां पर आपको दिखा दिया गया, ठीक, और यहां दिखाया गया है 10। ठीक है, ये हो गया 10। अब इन 0 और 10 के बीच के मार्क्स को देखो, आप कितने मार्क्स यहां पर हैं। ठीक है, 0 और 10 के बीच मार्क्स देखो क्या है। तो जैसे आप देखो ये 0 के इधर है तो ये गिनेंगे और 10 के इधर वाले, तो 1 2 फिर 3 4 फिर 5 यहां पर हो गया। ठीक है, फिर 6 हो गया और फिर यहां पर हो गया 7। ठीक है, और फिर ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ठीक, क्लियर,
कि आप 0 और 10 के बीच काउंट करो तो 0 और 10 के बीच में इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, बाकी ये बाहर निकल जा रहा है, ये भी बाहर निकल जा रहा है, तो बाहर वाले नहीं देखने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अगर 9 डॉट यहां पर बने हैं, मतलब 9 मार्क्स अंदर हैं, तो 100% 9 डिवीजन ही कोइंसाइड कर रहे होंगे 10 से। ठीक है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आप समझ जाओ, इन्हीं को काउंट कर लेंगे और m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, जितने वहां पर हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ना, कि बस इन्हीं को आपको काउंट करना है। ठीक है, ये जो यहां पर है इन्हीं को आपको काउंट कर लेना है। हमने क्या बताया यहां पर कि आपको काउंट करना है इन्हीं डॉट्स को। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8 और 9। ठीक है, ये 9 डॉट्स ऊपर आए तो 9 डिवीजन ही होंगे कॉन्साइड करने वाले, m की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, तो यहां पर रख देंगे हम 9 और ये क्या आ गया 1। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हम 1 पहले ले लेते, क्या करना था? तो 1 पहले नहीं ले सकते थे। जैसे मान लो यही डॉट आप काउंट करते और कुछ ऐसे डायग्राम बना होता कि वो 8 ही आता, तो m की वैल्यू 8 हो जाती, तब आप 10 माइनस 8 लिखते तो वो क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो आप अपनी तरफ से नहीं ले सकते, कुछ भी देख कर ही चेक करके ही लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बाकी चीज क्या बची हमारे पास, n तो पता ही है 10 है। ठीक है, लिख ही दिया वहां पर x। तो x अगर आप देखो तो ये सेंटीमीटर वाली स्केल दी गई है, तो इसका जो एक पार्ट है वो क्या होगा, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 सेंटीमीटर होगा एक पार्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0.1 सेंटीमीटर। वैल्यूज डाल देते हैं, तो डी की वैल्यू क्या है 1, एक्स की वैल्यू क्या है 0.1, और एन की वैल्यू क्या है 10। दैट मीन्स यहां पर लीस्ट काउंट आ गया 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीडिंग की। तो ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सी इंटू एल सी। ठीक है, इसी में वैल्यूज डालते हैं। एम मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग के लिए आपको क्या बताया गया था, मेन स्केल रीडिंग के लिए आपको क्या बताया गया था कि जो इस जीरो के लेफ्ट में होगा वही मेन स्केल होगा। ठीक है, तो जीरो के लेफ्ट में देखो आप 12.12, जैसे इसके लेफ्ट साइड की रीडिंग पढ़नी है आपको, तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक की रीडिंग पढ़ेंगे तो ये 12 है, 12 के बाद दो ही पार्ट तो दिख रहे हैं, दो खाने दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा 12.2 सेंटीमीटर, और इसी को हम क्या कहेंगे, एम कह देंगे, मेन स्केल रीडिंग। देखो सारी चीजें डायग्राम में छिपी हुई थी। ठीक है, हमने सारी चीजें डायग्राम से ही निकाली हैं, तो यहां पर सब वैल्यूज आप रख दो और रीडिंग आपको मिल जाएगी 12.2 प्लस कॉन्साइडिंग डिवीजन। कॉन्साइडिंग डिवीजन जरा ढूंढो कौन सा है, तो कॉन्साइडिंग डिवीजन हमें कौन सा दिख रहा है यहां पर। ठीक है, आप देखो ये वाला डिवीजन यहां पर कॉन्साइडिंग में दिख रहा है, दोनों सीध में, तो 5 6 7, 7 नंबर का डिवीजन आपको कॉन्साइडिंग डिवीजन दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या रखेंगे 7, और लीस्ट काउंट कितना 0.01। कोइंसाइडिंग डिवीजन 7 रखना है ना, सी नहीं रखना है, 7। ठीक, तो यहां से अगर रीडिंग देखो तो क्या आ जाएगा 12 पॉइंट, ये 0.07 हो जाएगा, तो 27 सेंटीमीटर। 12.27 सेंटीमीटर, देखो मिलीमीटर भी दिया गया, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है कि पता लगा 12.27 देखा उठा के टिक कर दिया। यूनिट भी देखना है कि हमने निकाला सेंटीमीटर में, ये किस में है, मिलीमीटर में, तो हमें रखना है आगे वाला 12.27 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक अलग तरह का क्वेश्चन था, डायग्राम बनाकर भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, और इसमें आपको क्या करना है, सब कुछ वही काम करना है जो आपको पीछे सिखाएगा, कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, बस जस्ट आप सारी चीजें डायग्राम से कैसे यहां पर देखेंगे वो आपको यहां पर समझा दिया गया। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। नोट कर लिया,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और वर्नियर का दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हम लोग देखते हैं यहां पर, इन अ वर्नियर कैलिपर्स देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल एंड 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स while measuring a length the zero of the vernier lies ahead of 1.8 centimeter and fourth division of vernier coincides with the main scale division. Find the length. पहले लेंथ का उसने फाइंड करो, फिर उसने कहा इफ जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज दिस, व्हाट इज द करेक्ट लेंथ। अब आप एक बार हमने रफली ऐसे क्वेश्चन पढ़ दिया, अब आप सही तरीके से पढ़ो क्वेश्चन को एक एक पार्ट करके। मतलब हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि हमें लेंथ बतानी है, ठीक है, और फिर करेक्ट लेंथ भी बतानी है। तो चूंकि उसने इसे दो पार्ट में दे दिया तो फिर दो तरह के आंसर्स भी उसने दे रखे हैं यहां पर, ठीक है। तो लेंथ और करेक्ट लेंथ, लेकिन अगर ये वाला पार्ट उसने ना दिया होता लेंथ वाला और कहा होता जीरो एरर इतनी है तो लेंथ बताओ, करेक्ट ना लिखा होता तो लेंथ कहता और ये पार्ट नहीं मेंशन करता और सिर्फ जीरो एरर होता तो हम करेक्ट ही बताते। मतलब ये समझ जाओ आप कि अगर आपको जीरो एरर दी गई है तो करेक्ट वैल्यू ही निकालनी है, या तो दोनों निकालनी है या करेक्ट आपको निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर पता ही है कि जब हम रीडिंग निकालते हैं तो हमें लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती। तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू डी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। डी की वैल्यू, अब आप देखो यहां क्या दिया, इन अ वर्नियर कैलिपर्स देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल एंड, वर्नियर स्केल मतलब एन की वैल्यू, तो इसी में जैसे हम लिख दे रहे हैं ये एन डिवीजन है तो ये एन की वैल्यू हो गई, ठीक है। The vernier scale and 1 सेंटीमीटर on the main scale is divided in 10 parts, और मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में डिवाइड किया गया, लेकिन कहीं से भी m नहीं दिया गया। पूरा क्वेश्चन पढ़ें तो कहीं m नहीं दिया गया, बाकी तो उसने फिर मेजरमेंट के लिए दे दिया वहां पर। तो इसका मतलब यहां पर आपको m नहीं दिया गया तो d नहीं निकाल पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक ही चारा है कि आप यहां पर लेंगे d की वैल्यू कितना, 1, एज नॉट गिवन, as d is not given। तो ये हम पीछे आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, टेक d is equal to 1 as d is not given। फिर से मैंने लिख दिया ऐसे शॉर्ट में, ठीक है। तो 1 हो गया। अब बात करते हैं x की। तो x आपको उसने क्या कहा, 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया 10 पार्ट में। तो अभी पीछे आपको सिखा दिया गया था कि 1/10 हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो d की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/10 और डिवाइडेड बाई n की वैल्यू भी क्या है, 10, ठीक है। n क्या है, 10 डिविजन्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 100, ये सेंटीमीटर में है, दैट मीन्स 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप यहां पर देखो कि लीस्ट काउंट आ गया। अब रीडिंग आपको वही लेंथ निकालना है, तो एक तरह से ऑब्जर्व रीडिंग निकालनी है। तो ऑब्जर्व रीडिंग इज इक्वल टू m प्लस सी इंटू एल सी, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग देखो क्या दी है उसने, उसने कहा है वाइल मेजरिंग अ लेंथ द जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज अहेड, हमने बताया था ना वहां पर लैंग्वेज, लाइज अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर। मतलब कुछ ऐसे रहा होगा कि ये जो यहां पर है वर्नियर का जीरो, ये जैसे यहां पर है, ठीक है। तो जब आप यहां पर काउंट करेंगे तो यहां पर 1 2 3, ये हो गया 5, 1 2 3 4 एंड ये हो गया यहां पर कितना, 1, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, ठीक है। 3 हो गया और ये 4 इधर आएगा और फिर ये हो गया यहां पर 2, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी। तो आप देखो जीरो जो है वो कितना, ये 1 है ना, तो ये 5 6 7 8 1.8 के आगे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये 1.8 जो है यही क्या हो गया, यही तो मेन स्केल रीडिंग हो गई m, ठीक है। तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई यहां पर 1.8 एंड प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन उसने आपको दे रखा है ना, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पर आप रखेंगे 4 और लीस्ट काउंट कितना, 0.01, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 1.8 प्लस कितना आ जाएगा, ये 0.04, दैट इज 1.84 सेंटीमीटर। ये तो हो गई ऑब्जर्व रीडिंग, मतलब लेंथ जिसको उसने कहा है। लेकिन उसने कहा अगर जीरो एरर वहां पर है तो क्या करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी, तो करेक्ट रीडिंग मतलब CR, करेक्ट रीडिंग। तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। लेकिन जीरो एरर को विद साइन रखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑब्जर्व रीडिंग कितनी 1.84 और जीरो एरर विद साइन, तो जीरो एरर कितनी है यहां पर -0.02।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -0.02। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.86 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर कि यहाँ पर m प्लस सी इंटू एल सी लगाया हमने, तो यहाँ पे m आपको समझा दिया गया, उधर कैसे दिया गया था 1.8, फिर c हो गया 4, एल सी की वैल्यू 0.01, आपने इसे सॉल्व कर लिया, ये हो गई ऑब्जर्व रीडिंग, और देन करेक्ट रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, दैट इज 1.84 माइनस दिस। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1.86 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये हो गई करेक्ट रीडिंग। क्लियर, जल्दी से नोट कर लेंगे। नोट कर लिया, चलिए। तो ये जो हम लोगों ने यहां पर देखा आज, तो ये था वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके क्वेश्चंस में एरर वगैरह क्या होती है, कैसे हम लोग रीडिंग्स निकालते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर करा दिए जिसमें हर तरह की चीजें आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। जीरो एरर भी निकालने का हमने आपको तरीका बता दिया, ठीक है, कि कैसे आप निकालते हैं। तो सारी चीजें यहां पर हो गई, इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना आप, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो स्क्रू गेज का भी होता है, तो उसमें अगर आपने ये समझ लिया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज इतना रखते हैं, तो हम लोग कल अपने इसी समय पर 6 बजे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर, और इसी के आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे स्क्रू गेज। तो एक बार साथ में बोलेंगे, खुशी हो या गम नहीं रुकेंगे हम। बाय बाय।